कुछ जरूरत नहीं होगी। तो आज हम जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इनके हिसाब से विकास गर्भ अवस्था से चलती है। देखिए, विकास कहाँ से होता है? गर्भ अवस्था से शुरू हो जाता है। विकास गर्भ अवस्था से शुरू हो जाता है, जबकि संज्ञान का विकास यानी संज्ञान विकास शैशवा अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है। तो इनके कहने का मतलब जो है, किसी भी बालक में या किसी भी मनुष्य में विकास जो होता है, विकास गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। जिस दिन बच्चा का गर्भ धारण होता है, उस दिन से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। परंतु संज्ञान का जो विकास है, ये कब से शुरू होता है? शैशवा अवस्था से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? जीवन पर्यंत, यानी अर्थात मृत्यु तक चलता है। तो आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं और इनके बारे में आज विशेष जानकारी लेंगे और सारा इनका जितना भी क्वेश्चन है, ये सारी चीज हम लोग आज फाइनली कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। यानी जीन पियाजे के जो विकासात्मक सिद्धांत है, इसे विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसे अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, याद रखिए। यानी जीन पियाजे के जो सिद्धांत है, उनको विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब प्रश्न आएगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जीन पियाजे। चलिए, जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने सर्वप्रथम जो किताब लिखी थी, उसका नाम था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक में उनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी। ये पुस्तक 1923 में लिखी गई थी। ये पुस्तक जो है 1923 में लिखी गई थी। ये पुस्तक से बहुत फेमस हुए थे जीन पियाजे। इनका ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इस पुस्तक में। आगे हम जानेंगे जीन पियाजे के जीवन परिचय के बारे में। परिचय की बात किया जाए तो जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म जो है 9 अगस्त 1896 में हुआ था। जिनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। मृत्यु 16 सितंबर 1980। 16 सितंबर 1980, स्थान स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी स्विट्जरलैंड में ही हुआ था, 16 सितंबर 1980 को। चलिए आगे। विशेषज्ञ, ये किस मामले में स्पेशलिस्ट थे? विशेषज्ञ थे। तो ये विशेषज्ञ थे जंतु विज्ञान में ये विशेषज्ञ थे और ये उनके चिकित्सक भी थे। ठीक है, जंतु विज्ञान के चिकित्सक भी थे, यानी डॉक्टर भी थे। ठीक है, प्रयोग क्या किया था? इन्होंने प्रयोग किया था अपने ही 3 साल के बच्चों पर। अपने ही 3 साल के बच्चों पर, कहीं कहीं 4 साल भी होता है। खैर, सहयोगी कौन था? बारबेल इनहेल्डर। देखिए, इनके सहयोगी थे, इन जो भी ये कार्यक्रम कर रहे थे, उनमें इनका सहयोगी जो था, उनका नाम था बारबेल इनहेल्डर। प्रमुख पुस्तक, यानी पुस्तक, इनका जो नाम सबसे प्रमुख पुस्तक जो रहा, जिनसे इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, उसका नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये तो हम बता चुके हैं, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये सबसे प्रमुख पुस्तक इनकी रही है। अब क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये भी है जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये है हमारे जीन पियाजे। देखिए, अब जीन पियाजे जो है, ये बच्चों के विकास के बारे में, बच्चे शुरू से क्या सोचते हैं, बच्चे कैसे हैं, ये सारी बातें जो है जीन पियाजे ने बताई है। तो जीन पियाजे के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने ही बच्चों या आसपास के बच्चों पर संज्ञान या संज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था। बहुत जगह अपने बच्चे भी होते हैं। पहले अगर अपने बच्चे और आसपास आ जाए तो अपने डालिएगा, अपने और आसपास बाद में डालिएगा। तो अपने और आसपास के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था। ठीक है, इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये हम जान चुके हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है,
वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपना कंसेप्ट बनाने लगती है। ये पियाजे का कथन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ऐसा शब्द जानेंगे। शब्द जो क्या होता है कि एग्जाम में जो हिंदी मीडियम से जो विद्यार्थी हैं उनको सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि शब्द समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब इसका अर्थ क्या हो जा रहा है। इसलिए आप लोग कम से कम अंग्रेजी वर्ड थोड़ा जानिएगा जरूर, थोड़ा बहुत। जैसे में हमने कहा जैविक परिपक्वता, तो इसका हो जाएगा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ये जो इसका अंग्रेजी होगा, ये अंग्रेजी कम से कम हमको याद रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी का वर्ड चेंज नहीं होता है। हिंदी में क्या करता है, विपरीतार्थक शब्द या जो भी उसके मिलते जुलते शब्द डाल देता है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो कुछ शब्द पर हम लोग चर्चा आज कर ही लेते हैं। चलिए जानते हैं कि कुछ ऐसा शब्द है जो जिन पियाजे के थ्योरी में आता है। सबसे पहला है संक्रिया। ठीक है, संक्रिया का क्या होता है? संक्रिया यानी ऑपरेशन। किसी वस्तु को बिगाड़ कर या तोड़ कर उसे दोबारा ठीक करने का सोचता है बच्चा, उसी को हम लोग बोलते हैं संक्रिया। ठीक है, तो किसी वस्तु को बिगाड़ या तोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश करना क्या कहलाता है? संक्रिया कहलाता है। अब है आत्मसातकरण। देखिए, पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। कहीं भी आत्मसातकरण आ जाए तो इसका मतलब होगा कि पुराने से जो हमारा नॉलेज है उसमें कुछ नया ऐड करना है, उसे को हम लोग बोलते हैं आत्मसातकरण। उसके बाद है विशिष्टीकरण। एक नए विचार का विस्तार देना या विस्तार करना ही विशिष्टीकरण कहलाता है। संरक्षण का मतलब होता है अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हम जानते हैं, पर बच्चा इसको नहीं समझ पाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संरक्षण। अब हम जानेंगे अनुकरण। देखिए, अनुकरण का मतलब होता है कि जो हमारा बच्चा फॉलो करता है किसी चीज को, जो हम कर रहे हैं हमारा बच्चा करेगा। जो हम समाज में जो बच्चा देख रहा है, जो समाज के लोग कर रहे हैं वही बच्चा करने लगता है, घर के लोग जो कर रहे हैं वही करने लगता है। इसी को तो बोलते हैं अनुकरण। तो बोलता है बड़ों को अनुकरण करना, यानी बड़ों के चीज को देख के सीखना ही अनुकरण कहलाता है। गणितीय संक्रियाएं क्या होता है? जोड़ घटाव गुना करना क्या है? गणितीय संक्रियाएं हैं। चलिए, वर्गीकरण क्या है? समान वस्तुओं को एक समूह बनाना और बाकी जो दूसरी वस्तु उसको अलग करना ही क्या है? वर्गीकरण है, मतलब छांटना है, अलग अलग बांटना होता है। चलिए, कार्यकरण का मतलब होता है कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, ये होता है कार्यकरण। ये बच्चे के दिमाग में आता रहता है। अब हम जानेंगे मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। देखिए, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार जैसे में मूल प्रत्यात्मक का मतलब होता है जिसको हम सिखाते नहीं है, वो उसके अंदर खुद होता है, वो आपको कहने की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे में रोना, चूसना, अंगूठा चूसता, बच्चा जब जन्म लेता है देखिएगा अंगूठा चूसने लगेगा, तो ये आप बताते नहीं हैं, ये खुद कर लेता है, इसके मूल में है, मतलब उसके मूल प्रवृत्ति में है। तो रोना, चीखना, चूसना ये सब क्या है? ये इसके मूल प्रवृत्ति होता है। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? वस्तु न भी दिखे, कोई भी वस्तु है, कोई खिलौना है, आपने बच्चा से छीन लिया या कहीं उसको छुपा कर रख दिया, बच्चा उसको याद करके रखता है कि अरे वो फलाना हमको चाहिए, वो गेंद कहाँ है, वो गुड़िया कहाँ है, ये मांगेगा। तो ये मांग रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके माथा में वस्तु अस्थायित्व हो गया हुआ है, अर्थात वो चीज़ उसको याद है। उसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व। उसके बाद है जीववाद। देखिए, जीववाद का मतलब होता है बच्चा जो होता है ना, हर एक निर्जीव चीज को सजीव मानता है। जैसे में बच्चा एक घोड़ा है, घोड़ा खरीद के लाया, छोटा जो गुड़िया वाला घोड़ा होता है, जो खेलने वाला होता है, वो आप खरीद के लाए, तो बच्चा क्या करेगा? उसको पानी देगा, उसको खाना देगा, उसको क्या लगता है कि ये जीवित है, ये खाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, बचपन में बहुत सारे लोग मोर के पंख किताब में डाल लेते थे और उसमें जो पेंसिल होता था, हम लोगों के ज़माने में पेंसिल को उसमें रखते थे ताकि ये मन में होता था कि ये बढ़ेगा, धीरे धीरे 2 3 4 5 होगा, बड़ा होगा। तो ऐसा कुछ जो होता है ना, ये जीववाद होता है, ये बच्चों में पाया जाता है, उसको लगता है ये जीवित है, तो हर एक खिलौना भी उसको जीवित लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जीववाद, अर्थात निर्जीव जीवों को जीवित समझना ही जीववाद है। संक्रिया क्या होता है? ये सारी चीज़ हम जो बता रहे हैं, ये आपको ये इनके डिफिनेशन को समझने में, इनके सिद्धांत को समझने में आपको कारगर साबित होगा, और इसका अर्थ मालूम होना जरूरी है कि इसका मतलब होता क्या है। जब तक मतलब मालूम नहीं रहेगा तब तक आप उसको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाइएगा। ऐसा इसलिए कि जब कुछ चीज़ रटिएगा तो रटा तो जाएगा, फिलहाल याद हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर 1 महीना छूट जाएगा प्रैक्टिस, तो फिर आप भूल जाइएगा। तो याद रहने के लिए हर एक चीज़ का शब्द मतलब अर्थ मालूम होना
जरूरी है। तो संक्रिया क्या होता है? किसी क्रिया को दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़कर फिर से पहले जैसा बनाना करना ही संक्रिया कहलाता है। ये पर हम कर चुके हैं शायद। देखिए, अपलटावी, अविलोमता और अनुक्रमशीलता। देखिए, अपलटावी गिनती में होता है, अविलोमता अक्षर वगैरह में होता है, अनुक्रमशीलता लंबाई ऊंचाई में होता है। तो ये सब बच्चा में नहीं होता है, ये सब बच्चा में नहीं होता है, उलट पुलट के नहीं देख सकता है। इस पर हम चर्चा आगे हम करने ही वाले हैं। चलिए हम डिफिनेशन को जानते हैं कि बच्चा, ये जो जीन पियाजे का डिफिनेशन क्या है, ये संज्ञानात्मक विकास का क्या डिफिनेशन है। तो उनके हिसाब से डिफिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है। एकदम ध्यान रखेंगे, बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान निर्माता है। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है नन्हे वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जानता है। ये उनके कंसेप्ट है। चलिए, तो बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक भी है। तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत का रचना करता है, अर्थात अपना सिद्धांत वो खुद रचना कर रहा है। बच्चा क्या है? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये किसने कहा था? ये जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, तो ये बात कुछ हद तक सही भी है। चलिए, अच्छा है। तो ये बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता है और ये नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। इनके कहने का मतलब है कि बच्चा जो भी है खुद कर सकता है, वो खुद ऑलरेडी वैज्ञानिक है। चलिए, अब कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अनुकूलन। देखिए, अनुकूलन क्या होता है? मतलब हम किसी वातावरण में हम अपने आप को ढाल लेते हैं, वो अनुकूलन है। अब हम यहाँ से गए, कहाँ चले गए? हम यहाँ से पटना, या चले गए हम यहाँ से दिल्ली, या चले गए हम यहाँ से गुजरात। तो देख रहे हैं कि हर एक जगह का वातावरण, माहौल अलग अलग है। चले गए जम्मू कश्मीर, वहाँ का भी वातावरण हमारे यहाँ से अलग है। तो धीरे धीरे हम जाते हैं, रहते हैं, और रहते रहते उसमें रहना सीख जाते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग अनुकूलन, अर्थात समायोजित कर लिया, मतलब उसमें ढल गए, उसी बात विचार में रह गए, उसी को कहते हैं अनुकूलन। तो जानते हैं अनुकूलन क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ये इसकी दो प्रक्रिया होती है। देखिए, क्या क्या अनुकूलन करने का दो प्रक्रिया होता है। पहला होता है आत्मसातकरण, दूसरा होता है समायोजन। देखिए, आत्मसातकरण का मतलब होता है एसिमिलेशन और समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन। देखिए, आत्मसातकरण का मतलब होता है जो पुराना ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस जो पुराना हमारे पास ज्ञान है उसमें नया ज्ञान जोड़ लिए, उसे हम लोग बोलते हैं आत्मसात करना। जैसे में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण होता है। समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, देखिए पूर्व जो ज्ञान था, यानी पहले वाला जो ज्ञान था, उसमें बदलाव कर दिए। अगर बदलाव करके उसमें नया चीज लाए हैं तो वो कहलाएगा समायोजन। तो समायोजन यानी आत्मसातकरण और समायोजन में थोड़ा ही अंतर है। आत्मसातकरण का मतलब होता है पहले से ज्ञान है, उसमें कुछ नया जोड़ लिए, क्या हो गया? आत्मसातकरण। और समायोजन का मतलब हो गया पूर्व ज्ञान को बदल कर, यानी परिवर्तित करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। तो जानते हैं आत्मसातकरण क्या होता है, और एक एग्जाम्पल देख के जानते हैं कि आत्मसातकरण आप कैसे समझ पाइएगा। देखिए, आपके सामने में ये बच्चा है। ये बच्चा सब दिन से लाल सेब देखा है, ज्यादातर सेब लाल होता है। लाल सेब खाया, लाल सेब खाया, लाल सेब खाया, लाल सेब खाया। एक दिन उसको हरा सेब दिख जाता है, एक दिन उसको हरा सेब दिख जाता है। मम्मी से पूछता है ये क्या है? मम्मी बोलती है बेटा ये सेब है। अर्थात उसको पहले से क्या पता था? पहले से पता था कि सेब लाल होता है, लेकिन उसको बाद में उनकी मम्मी बताई कि नहीं, सेब हरा भी हो सकता है। तो वो क्या किया? पूर्व ज्ञान ये था और नवीन ज्ञान ये है। तो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ लिया, तो क्या कर लिया? ये कर लिया आत्मसातकरण। अर्थात जो पुराना ज्ञान था उसमें नया ज्ञान जोड़ लिया, ये हो गया आत्मसातकरण। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक कुत्ता है, इसके 4 पैर, पूंछ, मुंह जो भी है व्हाइट कलर का है। ये इसको कुत्ता समझ रहा है, कुत्ता समझ रहा है। ठीक है, तो उसको लगता है कुत्ता ऐसा ही होता है। लेकिन एक दिन वो ब्लैक कुत्ता देख लिया, उसके पास भी 4 पैर, चपला, एक पूंछ था, मुंह था, 2 आंख था। तो मम्मी बताई कि नहीं, ये भी कुत्ता ही है, इसका कलर भले ही अलग है। तो अभी क्या हो रहा है? अभी ये चारों पिक्चर में क्या हो रहा है? आत्मसातकरण हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। अर्थात बच्चा जो है पूर्व ज्ञान में अपने नए ज्ञान को जोड़ रहा है, इसी को बोलते हैं आत्मसातकरण। आगे हम पढ़ेंगे समायोजन। देखिए,
अब क्या है, वही बच्चा है, एक बार क्या करता है ना, ये अमरूद देख लेता है, ये जो नाशपाती है इसको देख लेता है, लेकिन बच्चा नहीं जानता है कि क्या है। बच्चा तो नया है ना, मैं तो सब कुछ समाज से सीखता है, मतलब आसपास से सीखता है। तो इसको बच्चा सेब बोल रहा था, क्योंकि ये लगता है सेब जैसे। अभी पिछले वाला हरा टाइप का सेब था, तो बच्चा को मिला कि नहीं ये भी तो सेब है। बच्चा भी बोला यह भी सेब है, लेकिन इसकी मम्मी बोली बेटा ये सेब नहीं है, ये नाशपाती है। तो बच्चा का क्या मोटिव था? ये मोटिव था कि ये सेब है, लेकिन जब उनके मम्मी बताया कि नहीं ये सेब है ही नहीं, ये नाशपाती है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट को बच्चा चेंज कर लिया, अर्थात ऐसा चीज को ये चेंज कर लिया, इसको नाशपाती मांगा। तो ये क्या बुझा कि अच्छा यह नाशपाती है, तो ये हो गया समायोजन। अर्थात यहाँ ऑब्जेक्ट को बदल लिया गया, यहाँ सब्जेक्ट को बदल लिया गया। यहाँ क्या किया गया, सब्जेक्ट को नहीं बदला गया, उसी में जोड़ लिया गया। इसमें क्या किया गया, इसको बदल दिया गया, इसीलिए यहाँ इसको बोलते हैं समायोजन। ठीक है, इसी हिसाब से एक बार ये बच्चा जो है 4 पैर पूंछ मुंह वाला फिर एक जानवर देखता है। तो बच्चा तो 4 पैर वाला जो जानवर देखा था इससे पहले वो था कुत्ता, डॉग। अब बच्चा इसको भी क्या बोलता है, इसको बोलता है ये है डॉग, क्योंकि इसके पास 4 पैर है, मुंह एक पूंछ है, 2 आंख है, कान है, सेम लगभग है। तो ये इसको क्या बोलता है, बच्चा बोलता है कि ये डॉग है। मैं बोलती नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है, यानी बिल्ली है। तो ये बच्चा क्या करता है, अच्छा ये बिल्ली है, अर्थात हर एक 4 पैर वाला आदमी जो जानवर है वो कुत्ता नहीं होता है, वो अलग भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये समायोजन हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बदल गया उसके दिमाग से। तो ये होता है समायोजन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। हम तो अभी एक चैनल जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको काउंट करते रहते हैं कि आज कितना हुआ, 1 2। चलिए, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग कर ही देंगे। अब हम जानते हैं सम्य साधारण और संतुलन क्या होता है। देखिए, सम्य साधारण का मतलब और संतुलन जो होता है, ये जो हम लोग पीछे 2 टॉपिक पढ़े थे, एक पढ़े थे आत्मसातकरण और दूसरा पढ़े थे समायोजन। आत्मसातकरण और समायोजन के तालमेल को ही हम लोग सम्य साधारण या इक्विलिब्रियम कहते हैं। तालमेल बैठाना, उसकी चीज को सही करना, गलत करना। तालमेल का क्या मतलब होता है, ऊपर नीचे जो भी होता है उसको बैठाना ही हम लोग इक्विलिब्रेशन कहते हैं, अर्थात सम्य साधारण या संतुलन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस दोनों का ही तालमेल, समायोजन और मतलब आत्मसातकरण और समायोजन का तालमेल ही क्या कहलाता है, तालमेल ही कहलाता है सम्य साधारण या संतुलन। चलिए आगे हमारा टॉपिक है स्कीम्स और स्कीमा के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्कीम्स और स्कीमा में क्या अंतर होता है, नाम से थोड़ा सा ही अंतर लग रहा है इसलिए, लेकिन ये अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। नाम से ऐसा नहीं करिएगा कि नाम लगे तो वही मार दीजिएगा। देखिए, स्कीम्स का मतलब और स्कीमा का मतलब अलग होता है। देखिए, स्कीम का मतलब होता है कि जैसे हमको आज खाना है पूरी, हमको आज पूरी खाना है। मम्मी बोले मम्मी मुझे पूरी ला कर दो, मुझे पूरी चाहिए। मम्मी बोलती चलो बेटा ठीक है, बाजार चलो, बाजार से पूरी लाते हैं, पूरी का सामान, हम आज पूरी बनाएंगे। मम्मी जाती है बाजार से, तेल आटा वगैरह जो भी होता है वो सब लेकर आती है, फिर उसको लाती है, पकाती है, हम उसको छानती है और फिर आपको खाना मिलता है। तो हमने पूरी बनाने में जितने भी कार्य किए, जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक कार्य किए, वो सारा कार्य जो था स्कीम था, यानी वो एक स्कीम होता है। जैसे में हमें स्कूल जाना होगा, अगर हमें स्कूल जाना है तो स्कूल हम कल तैयार हो रहे हैं, तो तैयार होने में कितने चीज़ आते हैं। हम कहते हैं कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो तैयार होने में क्या क्या आता है, शॉर्ट पहनना, जूता पहनना, कपड़ा पहनना, स्नान करना, ब्रश करना, ये सारा चीज़ होता है। तो ये सारा चीज़ क्या है, लेकिन हम इसका आंसर एक चीज़ में दे दिए कि भाई तैयार हो रहे हैं। यहाँ खाना सीधे पूरी खाना था, लेकिन इसमें क्रिया बहुत सारे चीज़ आ गए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्कीम। देखिए, तो बच्चे जैसे में बच्चा को भूख लगता है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, खाना नहीं मांगता है, रोने लगता है। उसको मालूम है कि रोएंगे तो खाना मिल जाएगा। ये इसका भी स्कीम हो गया, ये इसका स्कीम है, इसी को बोलते हैं स्कीम। हम लोग बहुत जगह स्कीम का सुनते होंगे, बस ध्यान का रखना है स्कीम के बारे में। स्कीम जो है व्यवहारों का संगठन है, याद रखना है। स्कीम जो है व्यवहारों का संगठन है जिसे दोहराया जा सकता है। पूछता यही जगह से है, स्कीम क्या है, स्कीम जो है व्यवहारों का संगठन है, जबकि वो ज्ञान का संगठन है। स्कीमा जो है ज्ञान का संगठन है जिसे दोहराया जा सकता है और मानसिक क्रिया का प्रदर्शन एवं प्रस्तुतिकरण करता है। कौन, ये स्कीम मानसिक क्रिया का प्रस्तुतिकरण करता है। हमको
को एक काम करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, वो सारा प्रस्तुतिकरण कहाँ होता है, स्कीम में होता है। स्कीमा की बात किया जाए तो स्कीमा मानव के दिमाग में जो भी चीज़ पहले से स्टोर होता है, हमारे दिमाग में कुछ भी स्टोर है। हमने कभी कहा आपकी साइकिल, जब भी हमने साइकिल कहा हमारे दिमाग में एक साइकिल का पिक्चर आ जाता है, हमारे दिमाग में एक साइकिल का फोटो आ रहा है। हमने कहा मिठाई, तो मिठाई का फोटो आ रहा है। हमने कहा रसगुल्ला का फोटो आ रहा है। हमने जो चीज़ का नाम लिया, हमने कहा ताजमहल का फोटो मेरे पास दिमाग में आ रहा है। तो ये जो हमारे दिमाग में जो एक चित्र बनता है, एक इमेज बनता है, उसी को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। सिंपल से वर्ड में जान जाए, मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होता है और वह उसका प्रयोग किसी विषय के प्रति धारणा बना लेता है। देखिए धारणा बन जाता है। जैसे में एक बच्चा जो है पहले से कौवा देखा हुआ है, मान लीजिए कि बच्चा पहले से कौवा देखा हुआ है, तो कौवा को क्या करेगा और बाद में उसको एक ये दिखाई देगा, तो बच्चा इसको भी बोल देगा कि ये कौवा है, क्योंकि इसके माथा में जो स्कीमा बन चुका है कि ऐसा कुछ देखने वाला लोग जो होता है ना कौवा होता है। तो ये स्कीमा होता है। स्कीमा क्या होता है, हमारे अंदर एक चित्र होता है जो किसी चीज़ का नाम लेने पर हमको धीरे धीरे याद आने लगता है, उसी को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा ज्ञान का संगठन होता है और ये सामान्यीकरण मानसिक प्रक्रिया होता है। इसको हम लोग सामान्यीकरण मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। स्कीम और स्कीमा आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब जीन पियाजे के बारे में जो कुछ बात कही है उन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए जीन पियाजे ने, बच्चा जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि अपने आप से बात करता रहेगा, कुछ मांगता रहेगा। प्रश्न में ये आते हैं कि कभी कभी ऐसा प्रश्न, इससे क्या आएगा, प्रश्न आएगा कि बच्चा कुछ मांग रहा है, तो क्या है, मतलब क्या मांग रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो उसको हम लोग अहम केंद्रित वाक्य कहेंगे जीन पियाजे के हिसाब से, और वाइगोत्स्की के हिसाब से निज भाषा कहेंगे। चलिए जानते हैं पहले जीन पियाजे अपने आप से बात करना। जैसे अपने आप से बच्चा बात कर रहा है तो उस बात करने को जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा कहा है, जिसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा जाता है। एक बार सुनेंगे, जीन पियाजे ने अपने आप से बात करने को अहम केंद्रित भाषा कहा है। जो खुद से बच्चा बात कर रहा होता है उससे उन्होंने कहा अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक। लेकिन इसी बात को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा, अर्थात निज भाषा। दोनों ध्यान रखना है, अंतर रखना है। अपने आप से बात करने को क्या कहा, अहम केंद्रित कहा। किसने, जीन पियाजे ने। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा, प्राइवेट स्पीच कहा। इसी सेम बात को क्या कहा, प्राइवेट स्पीच कहा। चलिए आगे जानते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हा वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करता है। ये हम 2 बार बता चुके हैं, फिर भी ध्यान रखिए। पूछ देता है कि किन के अनुसार से बच्चा नन्हे वैज्ञानिक है, तो आपको जीन पियाजे आंसर देना होगा। आगे, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। बच्चे जो होता है अपने समझ के हिसाब से जो विश्व का परिकल्पना करते हैं, ये जीन पियाजे कहते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे जो होता है अपने समझ का सृजन करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में नहीं। कहने का मतलब, जैसा बच्चा सोचता है वैसा ही वयस्क लोग सोचते हैं, वैसा भी हम सोचते हैं, वैसा ही आप सोचते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारा सोचने का तरीका अलग हो, प्रकार अलग हो, हम कुछ और सोच रहे हो, बच्चा कुछ और सोच रहा हो, लेकिन क्वांटिटी जो है सेम है, टाइप अलग अलग है। तो बच्चे प्रकार, इनके कहने के हिसाब से बच्चे सोचते समान हैं, हमारे इतना सोचते हैं, लेकिन सोचने का जो टॉपिक होगा वो अलग होगा। बच्चा कुछ और सोच रहा होगा, बच्चा छोटा है, वो अपने खेलने कूदने का चीज़ या कुछ भी सोच रहा होगा, हम अपने आजीविका का चीज़ सोच रहे हैं। तो सोच सेम रहे हैं लेकिन प्रकार अलग अलग है। ये कहना है हमारे जीन पियाजे साहब का। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ और उनके बारे में कुछ जो जानकारी थी वो हुआ। अब हम जानते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। देखिए जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दी हैं। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दिए हैं। तो सबसे पहला अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 वर्ष तक होता है, एकदम याद रखेंगे, 0 से 2 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। देखिए ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। देखिए ये इस अवस्था में जो होता है ना, जो 0 से 2 वर्ष होता है, इसमें ज्ञानेंद्रियों से सीखता है बच्चा। अगर ये जल रहा है, अगर आग जल रहा है तो उसको छू के देखेगा। उसको मालूम नहीं है कि छूने से क्या होगा, छू के देख लेगा। अच्छा एक बार पक गया तो दोबारा नहीं हाथ लगाएगा। तो ये हो गया ज्ञानेंद्रिय से समझ रहा है। चख के देखेगा, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो फिर दोबारा नहीं छुएगा। ज्ञानेंद्रियों से ही बच्चा जानता है।
आँख और कान भी ज्ञानेंद्रिय होता है, इससे भी लोग बच्चा सीखता है। चलिए, इस अवस्था में शिशु अपने संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वस्तुओं को देखकर, स्पर्श कर कर, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वस्तु स्थायित्व ज्ञान नहीं होता है। बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है और शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। देखिए, बच्चा जो होता है हमेशा अनुकरण से सीखता है। बच्चा जो है ये ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। सिंपल बात। आगे जानते हैं वस्तु अस्थायित्व। इस अवस्था में जो 0 से 2 वर्ष का जो अवस्था होता है, इसमें बच्चा के अंदर वस्तु अस्थायित्व होता है। जो भी चीज़, आप छोटा सा बच्चा है उसको कुछ बॉल दे दिए हुए या कुछ भी दे दिए हुए, बाद में उसको छुपा कर रख लीजिए, फिर उसको मांगेगा, उसको खोजेगा, उसके लिए रोएगा, तो आपको वो देना पड़ेगा, फिर चुप हो जाएगा। तो उसमें जो होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष में सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर लेता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। एक बार देख लिया, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा कहाँ रखा हुआ है। तो ये होता है वस्तु अस्थायित्व। ये लगभग आप देखते होंगे, जो 0 से 2 वर्ष के बीच का बच्चा होता है, कुछ खोजता रहेगा, उसको छुपा कर रख दीजिएगा, फिर भी वो खोज लेगा नहीं। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया होता है, अर्थात वस्तु अस्थायित्व आ गया होता है। आगे जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इसको VVI लगा के रखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष के बच्चा होता है। ये बच्चा के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षण होता है, इम्पोर्टेंट साल होता है, इम्पोर्टेंट समय होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच। इसमें बच्चा के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए आपको पढ़ना भी इसको ज़्यादा पड़ेगा। 0 से 7 वर्ष वाला एकदम याद रखिएगा। यह क्रिया करने से पहले की आवश्यकता है। कोई भी काम या क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई काम करना। ये क्रिया करने से पहले की आवश्यकता है। इसमें बच्चा सब कुछ देख पाता है लेकिन क्रिया नहीं कर पाता है, मतलब काम नहीं कर पाता। देखता है कैसे हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाता है। तो इसमें है यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाले चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ये हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी 5-6 स्टेज है। इस स्टेज में क्या क्या है, देखिए, सबसे पहला स्टेज है, इसमें क्या क्या आ गया रहता है। इस स्टेज में बच्चा को दिक्कत क्या होता है, समस्या क्या होता है, ठीक है। जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद होता है। अभी हमने जीववाद क्या होता है बता दिए थे, ठीक है। तो जीववाद में जैसे में एक बच्चा को अगर बारिश हो रहा है तो बच्चा बोलेगा कि देखो मम्मा, आसमान रो रहा है। क्यों रो रहा है? वो उसको लगता है कि आसमान से कोई उसका रो रहा है, इसलिए उसका आंसू आ रहा है, तो ये समझेगा। बच्चा सजीव और निर्जीव को नहीं अंतर कर पाएगा। खिलौना को कहेगा आओ खिलाओ, खाना के देगा, उसको पानी देगा, दूध देगा, तो ये सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच का जो बच्चा ऐसा होता है। उसके बाद अपलटावी या अविलंबता। देखिए, अपलटावी क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं और समस्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है। एग्जाम्पल में देखिए, 4 जोड़ 6 10 होता है, लेकिन बच्चा को ठीक है 4 जोड़ 6 10 है, लेकिन फिर 6 + 4 दे दीजिए तो बच्चा नहीं जान पाएगा। देखिए, कंफ्यूज हो गया बच्चा, ठीक है। ये कंफ्यूज हो गया कि पता क्या होता है, इसमें पलटावी का गुण नहीं है, ये थोड़ा सा बच्चा होता है, इसलिए इसमें पलटावी का गुण नहीं होता है। तो हमने पढ़ा दूसरा पढ़ लिया अपलटावी, ठीक है। अब अपलटावी के बाद है अहम केंद्रित। देखिए, अहम केंद्रित होता है जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। बड़ा खतरनाक स्टेज है ये, ठीक है। उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना वो सब सही है, बाकी सब पूरा दुनिया गलत है। ये अपने आप को केंद्र में रखता है। देखिए, यहाँ पर ये अपने आप को केंद्र में रखा हुआ है। बच्चा क्या है, अपने आप को केंद्र में है और ये पूछता है कि हमारे चारों साइड हमारे लिए ही लोग हैं, ठीक है। अब देखिए, बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चा को क्या लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सही है, एकदम सही है, खाना चाहिए, रोएगा उसके लिए, नहीं दीजिएगा तो जिद करेगा। तो ये हो गया हमारा अहम केंद्रित। उसको लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सही है, ठीक है। और क्या क्या होता है, ये जो होता है एक और होता है। अब बच्चा को, इस उम्र के बच्चा को लगता है कि सब लोग हम ही को देख रहा है, ठीक है। इस उम्र में लगता है कि सब लोग हम ही को देख रहा है। जिसमें कोई शादी फंक्शन में कोई जाता है तो सबको लगता रहता है क्या कि सब हम ही को देख रहा है, लेकिन सब कोई नहीं देखता रहता है, सब दूल्हा दुल्हन को देखता है, ठीक है। तो इसको लगता है कि सब हम ही को देख रहा है। उसके बाद इसमें क्या होता है,
बच्चा क्या करता है, इस बच्चा को लगता है कि हम बीच में हैं और हमारे लिए ही पूरी दुनिया काम कर रही है। इसी को बोलते हैं अहम 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 केंद्रित बोलते हैं, अहम केंद्रित है, ईगो सेंट्रिज बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, दूसरों को दृष्टिकोण को समझना इनमें आ जाता है। हाँ, गिनती, वर्णमाला, क्रम का शुरुआत करने आ जाता है, संकेत समझना आ जाता है और चिन्ह समझने भी इस उम्र में आ जाता है, या मतलब इस अहम केंद्रित जब होता है इसमें आ जाता है लगभग। अगला है केंद्रीकरण। इसमें बच्चा में केंद्रीकरण होता है। जब बच्चा किसी वस्तुओं की सारी विशेषता, जो जितनी विशेषता है सबको छोड़कर किसी एक विशेषता को फोकस करता है, उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। जैसे बच्चा को मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल में क्या है, कितना जीबी रैम है, कितना कैमरा है, कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, जब मोबाइल लेगा सीधा यूट्यूब खोल लेगा। ठीक है, वो यूट्यूब खोलेगा, इसका मतलब क्या है कि जितना भी फीचर्स है वो फीचर्स उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो एक ही चीज को फोकस करता है, जो यूट्यूब है, जो उसको अच्छा लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। चलिए अगला है मुद्रा, संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण में योग्यता। देखिए, ये बच्चा में एक तरफ 2000 का नोट है, एक तरफ ये खुदरा बहुत सारा है। बच्चा क्या करेगा, ये न लेके ये लेगा, ये न लेके ये लेगा। उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि ये बहुत है, क्योंकि उसको वो अभी समझ नहीं पाता है कि मतलब कितना ज़्यादा है, कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है, उसको समझ में नहीं होता है। इसलिए देखिएगा बच्चा ये पहले उठाएगा। देखिएगा बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए रोता है, उसको लगता है कि स्कूल बहुत दूर है, तो बच्चा क्या करेगा, रोने लगता है। लेकिन जब स्कूल से घर आता है तो नहीं रोता है, तो उसका दूरी का भी समझ नहीं है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर देखिए सेम 2 गिलास है, समान पानी है, और एक पानी को क्या किया गया है, पतले वाले बीकर में डाल दिया गया। ठीक है, अर्थात क्वांटिटी दोनों में सेम है। बच्चा को कहेगा कौन लेगा, तो सीधे कहेगा बड़का वाला लेंगे। वो नहीं पूछता है कि इस दोनों में पानी सेम है। ये चीज होता है, ये इसमें कमी होता है। अगला है कर्मबद्धता। इस उम्र में बच्चे को कर्मबद्धता भी नहीं रहता है, अर्थात एक कोई क्रम में कोई भी चीज दे दीजिए और उसके बाद उसमें आप देने के बाद उसको बोलिए कि जोड़ने के लिए, तो नहीं जोड़ पाएगा, अर्थात उसमें कर्मबद्धता का भी ज्ञान की कमी होती है। अगला है संरक्षण। देखिए, संरक्षण क्या होता है, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप को चेंज कर दे और क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसे बच्चा नहीं समझ पाता है, इसे हम लोग बोलते हैं संरक्षण। या उसको एक और भाषा में बोल सकते हैं, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल दी जाए। कहते हैं भौतिक गुणधर्म वही है, बाहरी आकृतियां बदल दी जाए, बच्चा इसको नहीं समझ पाता है। ठीक है, ये इसी उम्र में पाया जाता है, जो होता है हमारे 2 से 7 वर्ष के बीच में। ठीक है, अब हमारा ये खत्म हो गया इसमें। और तीसरा चरण क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है, देखिए इस अवस्था में क्या करता है, बच्चा सामने रखी हुई चीज को देखकर ही कुछ कर सकता है या उस पर चिंतन कर सकता है। अब सामने कुछ आया तब चिंतन करेंगे, सामने नहीं हो तो चिंतन नहीं करेंगे। ये अवस्था जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में होता है। तो ये जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है, इस अवस्था में बच्चा के सामने कुछ रहेगा तो कुछ एक्टिविटी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, सोचेगा नहीं। ठीक है, तो ये सामने रखी हुई चीज पर कुछ एक्टिविटी या क्रियाकलाप कर सकता है, जैसे पेंसिल पेन रखा हुआ या कोई सामान का ड्राइंग करने वाला रखा हुआ है, पेन दे दीजिए, पेंसिल से कुछ लिखना शुरू करेगा, लेकिन उसका मन नहीं होता कि जाकर लिख के लिया है। पहले बिना उठा के जाकर लिखेगा नहीं, उसको सामने दिखेगा पेन है पेंसिल है तब उठा के लाएगा। तो वो जब सामने कुछ देखता है तब लाता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, कंसेप्ट, गुण आ जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, ये सब चीज आने लगता है। अपलटावी अवस्था भी आ जाता है, उलट पुलट के गुना भाग कर सकता है। ठीक है, जीववाद भी इसमें क्या होता है, मुद्रा, भार आदि का भी गुण आ जाता है। ठीक है, ये सब चीज आ जाता है। अब इसमें क्या है, एक और वर्ड है आगमनत तर्कना। देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर निर्धारित होकर तर्क करने लगता है। देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है, ये अवस्था जो होता है, उदाहरण को जो हम लोग कुछ का एग्जाम्पल देते हैं उस पर तर्क करता है। अगला में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा जो है
नियम पर तर्क करता है। अभी क्या कर रहा है, उदाहरण पर तर्क कर रहा है। तो इस इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है उदाहरण पर तर्क करना। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होता है, मूर्त चिंतन, गणितीय गणना, वैचारिक अवस्था, मूर्त प्रत्यक्ष का अध्ययन, चिंतन की तैयारी का काल, चिंतन की शुरुआत हो जाती है, खेल, सामाजिक भावना का विकास होने लगता है और पलटावीपन का विकास होने लगता है। ठीक है, यानी पलटावीपन का विकास इसमें होने लगता है इस अवस्था में, जिसको हम लोग इसमें बोलते हैं मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो चलता है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो ये अवस्था जो होता है थोड़ा बहुत चीज सीखने करने का मिल जाता है। ये सारी चीज जो है जो बच्चा करने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में उल्टा पुल्टा जो घटाव दीजिएगा धीरे धीरे करने लगेगा। ठीक है, अगला है औपचारिक सक्रिय अवस्था। ये 11 वर्ष से 15 वर्ष तक ले है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये सबसे अच्छा स्टेज माना गया है एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए। ठीक है, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था जो होता है 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि अमूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। देखिए, मूर्त का मतलब होता है जो सामान हमारे सामने दिख रहा है, मूर्त चिंतन है। हमने कहा कि हमारे पास ये मोबाइल है, तो मोबाइल के बारे में सोचना, हम देख रहे हैं, देख के बता रहे हैं कि मोबाइल ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये हो गया मूर्त चिंतन। अर्थात कोई वस्तु को देखकर उस पर चिंतन करना मूर्त चिंतन है। आज जो नहीं देख रहे हैं फिर भी उस पर हम कुछ बोल रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त चिंतन। यानी बिना देखे हुए चीज के बारे में सोचना जानना ही अमूर्त चिंतन कहलाता है। चलिए इसमें जान जाते हैं कि ये इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। जो 11 से 15 वर्ष का बच्चा होता है वो चीजों को न देखकर भी उसमें चिंतन आ जाती है। जैसे में हम कहेंगे कि पेड़ से जो है ना ऑक्सीजन आती है, दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़, तो हम लोग चिंतन में लगता अच्छा ऐसे होता होगा। ये अमूर्त है, हम देखते नहीं है लेकिन फिर भी उसको हम समझ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, ये हो गया अमूर्त चिंतन। तो निगमात्मक तर्क ना, देखिए इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। पहले क्या था, एग्जाम्पल के ऊपर तर्क करता था नहीं, और इसमें जो है नियम के ऊपर भी तर्क करने लगता है। कैसे इसमें ये होगा तो कैसे होगा, अगर ये हो गया तो कैसे हो गया। ठीक है, इस पर तर्क करने लगता है। ठीक है, जैसे मैं मैथ के क्वेश्चन को मन में ही हल करना ना, क्योंकि उसे नियम पता है। तो ये सब क्या हो गया, ये हमारा हो गया औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये हमारा औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था हो गया। इसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हमारा 4 स्टेज है। ठीक है, जीन पियाजे का चारों स्टेज को हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्तर होगा विकास अवस्था का सिद्धांत। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है। बोलता है कि किसी भी व्यक्ति में उसके बचपन का बड़ा योगदान होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रतिक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है। संगठन का अनुकूलन, ये क्वेश्चन है जो जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके सामने अभी चल रहा है। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, औपचारिक या अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में। हम लोग आपको जब थोड़ा सा और एग्जाम नजदीक आता है तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, जो सीटेट में पिछले 4 साल 5 साल में पूछा गया क्वेश्चन सब कराया जाएगा। अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए क्वेश्श्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आता है जनरली, लेकिन ये नॉलेज के लिए क्वेश्चन है। आप उसके अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे, इनके जो भी थ्योरी है उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को देख कर। ठीक है, व्यक्ति व वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन। देखिए, व्यक्ति और वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन करना। ठीक है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, मूर्त औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था में होता है। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 96 को हुआ था। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह, तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य क्या है संगठन से, ये सब एक तरह से संगठन होता है तभी ये काम करता है। आगे पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति को सीखने में बल देता है, खोज पद्धति से। इंपोर्टेंट है, पियाजे का सिद्धांत है किस पद्धति को बल देता है, खोज पद्धति को। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चों किस प्रकार के नैतिकता प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र आधारित नैतिकता। ठीक है, जीन पियाजे के प्रसिद्ध प्रमुख कारण क्या था, प्रसिद्ध होने का प्रमुख कारण था बाल विकास पर किए गए कार्य। ठीक है, ये उनके प्रसिद्ध होने का मुख्य कार्य था। ठीक है,
अगला है बाल विकास पर किए गए कार्य। ठीक है, पूर्व संक्रिया अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो 2 प्रकार में है। एक है पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष और है अंतः प्रत्यात्मक काल 4 से 7 वर्ष। अगला है क्वेश्चन, संवेदी पेशीय अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। सक्रिया, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रिया आवश्यकता, ये याद रख लेंगे। आपको ये दिया ही हुआ है, इसका आंसर है, और इसका आंसर का आंसर भी दिया हुआ है। 13 में जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों को अवलोकन और साक्षात्कार किया था? 4 से 12 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी आवश्यकता है? 4, आपको बताए थे। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? उत्तर है पर्यावरण के साथ। बच्चा जो होता है पर्यावरण के साथ सीख लेता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, आशा है आपसे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकें और अच्छे से अच्छे जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको टारगेट करते हुए आपको ये वीडियो आपके साथ पहुंचाया जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।